हेलो नमस्कार, मैं यशपाल कैंतुरा एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं हिंदी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, तो हमें देखो अलंकार आपके पास मुख्यतः अलंकार दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। अलंकार के दो भेद आपको बताने हैं। ठीक है, पहला आपका एक होता है अर्थालंकार, जिसमें हम अर्थ के हिसाब से अलंकार को पहचानते हैं, अर्थ देख के। ठीक है, दूसरा होता है शब्द अलंकार, जिसमें हम शब्दों को देखते हैं, शब्द अलंकार। तो मुख्यतः ये दो अलंकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक अर्थ अलंकार का भेद है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है वक्रोक्ति अलंकार, शब्द अलंकार है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका रूपक अलंकार होगा, क्योंकि ये क्या है, अर्थ अलंकार है। ठीक है, अर्थ अलंकार ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोनों के हैं शब्दालंकार और ये भी शब्दालंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। ठीक है, देखो हंस पद क्या होता है, जब हम कोई चीज हम लिखते समय किसी सेंटेंस को लिख रहे होते हैं, बीच में कोई चीज छूट जाती है, तो हम इस तरह का एरो जो बना लेते हैं और उसके बाद ऊपर लिख देते हैं। जो भी, जैसे मैंने लिखा कुछ भी अपर या कुछ भी जो बीच में छूट जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो उसको कहा जाता है हंस पद या त्रुटि पद। तो इसको त्रुटि पद भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सभी लोगों को पता होगा क्या होता है पूर्ण विराम। अल्प विराम, जिसमें एक कॉमा की तरह हम लिखते हैं, इसको अल्प विराम कहा जाता है। ठीक है, और लोप चिन्ह जैसे डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थान भी समझ सकते हैं। जैसे रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान, इन्हीं को लोप चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज का लोप हो रखा है, रिक्त स्थान या लोप चिन्ह से कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, पहले वाला नियत का अर्थ और दूसरे वाले नियत का अर्थ हमें देखना है क्रमशः। ठीक है, तो पहला है भाग्य और निश्चित। ठीक है, ऑप्शन बी है इरादा और भाग्य, ऑप्शन सी है इरादा और निश्चित, और ऑप्शन डी है निश्चित। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है ये वाला, तो इसका होता है निश्चित। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है इरादा। तो सही आपका जो क्रमशः सही लिखा है वो है आपका निश्चित और इरादा। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और शब्द भी है, जैसे आपके पास सेम शब्द है आदि और दूसरा आदि। ठीक है, इस आदि का मतलब होता है आरंभ। आरंभ, जब हम कोई चीज आरंभ करते हैं, या इत्यादि, इत्यादि भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। जबकि इस वाला आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त या फिर अदरक, अदरक के लिए भी इस चीज का इसका प्रयोग किया जाता है, इस वाले आदि का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे आपका आरती, एक आपका आरती होता है और एक होता है ये वाला आरती। ठीक है, अब इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। जैसे आपका पहला वाला आरती का, इसका मतलब होता है दुख, दुख या विरक्ति, विरक्ति, दुख या विरक्ति। और इसका आरती का मतलब होता है जो आरती हम करते हैं, धूप, धूप दिया दिखाना। ठीक है, धूप दिया दिखाना। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका थोड़ा बहुत मात्रा लगाने से ही अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आपका एक और देख सकते हो आप, जैसे आपका ये हो गया, जैसे आपका एक और देख लेते हैं, जैसे आपका आकार, आकर और आकार। ठीक है, आकर और आकार। अब देखो इस पहले वाले जो आकर का अर्थ है वो होता है खान, माइन, जहां से हम खनिज निकालते हैं, इसका अर्थ। और दूसरा इसका आकार का होता है रूप। इस तरह से, मतलब ये आपको समझाने के लिए आपको बताया कि क्या। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो सेम लगते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृत्रिम का विलोम है अकृत्रिम, अनुकीर्ति, प्रकृति या नैसर्गिक। ठीक है, तो कृत्रिम का जो होता है विलोम वो होता है नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक, या फिर प्राकृतिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है नैसर्गिक या प्राकृतिक, इसका होता है कृत्रिम। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। आपको सही पर्यायवाची गलत शब्द, गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए पुष्प, पुष्प का कुसुम होता है, बिल्कुल कुसुम होता है। फूल होता है,
सुमन होता है, बिल्कुल सही है। कमल का जलज होता है, कमल पंकज होता है, सरोज होता है, नीरज, जलज, पंकज, अंबुज, नीरज, बहुत सारे इसके होते हैं, तो जलज भी, पंकज भी, सरोज भी सही हो जाएगा। सूर्य का आपका दिवस, देखो सूर्य का दिवस नहीं होता है, सूर्य दिवस होता है दिन का, ठीक है। और याम आपको याद रखना है, याम होता है पहर या फिर वेला, पहर या वेला बोलते हैं ना, वेला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही अर्थ, गलत युग्म कौन सा हो जाएगा, सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सरस्वती देखते हैं, गिरा, भारती और वीणा, ये भी सही हो जाएगा। सूर्य के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। भास्कर हो जाएगा, ठीक है, भास्कर भी कई बार पेपर में बनता है। दिनकर हो जाएगा, दिनकर भी किसका है, सूर्य का। इसके अलावा भानु हो जाएगा, भानु भी किसका है, सूर्य का है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं अर्क, अर्क भी किसका होता है, सूर्य का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपने, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपकी कौन से है, कृषांगी, कृषांगिनी, कृषांगी या कृषांगी। इसका जो सही अर्थ शुद्ध शब्द लिखा जाता है वो लिखा जाता है कृषांगी को, ठीक है। जैसे कुछ अन्य देख लेते हैं, जैसे आपका अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान होता है, कई बार पेपर में बनता है, ठीक है। अंतर जैसे आपका अंतर्धान, ठीक है, धान धा होता है, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, कई बार हम इसको गलत लिख लेते हैं। जैसे आपका संश्लिष्ट, आपके बाद लिखा होता है संश्लिष्ट, संश्लिष्ट को शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको ये चीजें सही लगेंगी, आपको समझ आएंगे, ठीक है। लिखने में हम कई बार गलत लिख देते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, ठीक है। जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ जो अर्थ प्रकट करता है, अर्थ निकालता है, वो है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है वही आपका सहायक क्रिया का काम करता है, ठीक है। जैसे आपका मैंने बोला राम खाना खाता है, मैंने बोला राम खाना खाता है, तो यहाँ पर जो ये है लगा है, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया किस काल में संपन्न हो रही है, ठीक है। राम खाना खाता है, इनकी वर्तमान काल की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर था लगा देता कि राम खाना खाता था, तो ये भूतकाल में चले जाता, ठीक है। अगर मैं लिख लेता कि राम खाना खाता होगा, ठीक है, तो ये किसमें चला जाता, भविष्य काल में चला जाता। तो इस तरह से अर्थ को स्पष्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, जो हेल्पिंग क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, वो आपका मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है कि क्रिया किस काल में संपन्न हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, साम्राज्ञी का विलोम क्या है, ठीक है। साम्राज्ञी का विलोम आपको बताना है, सॉरी विलोम नहीं, पुलिंग, साम्राज्ञी का पुलिंग आपको बताना है, ठीक है। साम्राज्ञी का पुलिंग होता है सम्राट, क्या होता है, सम्राट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ शब्द होते हैं, तो आप इनसे कैसे पहचान सकते हो, जैसे मैंने सपोज कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दया, मैंने लिखा निर्धनता, जैसे मैंने लिखा बुढ़ापा, मैंने लिखा बचपन, ठीक है। अब हम इनको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर एक विशेषण से आप पहचान सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर अच्छा और अच्छी से, मैंने बोला अच्छा और अच्छी लगा के आप इनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और अच्छी से, जैसे मैंने बोला आपका दया, आप देखो दया अच्छा होता है या अच्छी होती है, दया अच्छी होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो दया स्त्रीलिंग होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि अच्छी का प्रयोग हम यहाँ पर कहेंगे, दया अच्छी है, तो स्त्रीलिंग, ठीक है। निर्धनता, निर्धनता अच्छी या बुरी जो भी होता है, ठीक है, तो निर्धनता भी कैसे हो जाएगा, अच्छी, निर्धनता अच्छी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग। इस तरह से हम बुढ़ापा को पहचान सकते हैं, बुढ़ापा अच्छा है या बुरा है, तो बुढ़ापा अच्छा होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है,
बुढ़ापा पुल्लिंग। और यहाँ पर अगर हम बचपन बोलेंगे तो बचपन भी पुल्लिंग हो जाएगा, बचपन अच्छा है, ठीक है, बचपन अच्छा था, अच्छा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, अच्छी नहीं होगा, बचपन अच्छी नहीं होगा, बुढ़ापा अच्छी नहीं होगा, बुढ़ापा अच्छा, ठीक है। तो पुल्लिंग अच्छा या अच्छी जो भी आप बोल रहे होंगे कि बुढ़ापा अच्छा कहाँ होता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना सॉरी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बुढ़ापा अच्छा आप पुल्लिंग उसमें लगा सकते हैं, मतलब बोलने में सही लग रहा है ना, अच्छा अच्छी, बुढ़ापा अच्छी तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण है, ठीक है। कर्मवाचक के मैंने आपको 2-3 चीजें आपको बताई थी, कर्मवाचक को कैसे पहचाना है। सबसे पहले कि तो कर्म की प्रधानता आपको देखनी है कि कर्म की प्रधानता हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज आपने देखनी है क्रिया कैसी है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। क्रिया इसमें कैसी होती है, सकर्मक, ठीक है, कर्मवाच्य बोला है। इसके अलावा मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, से के द्वारा, अगर यहाँ पर से के द्वारा उपस्थित है तो ये भी कर्मवाच्य में चला जाता है, ठीक है। अब पहचानते हैं, पहला वाला ऑप्शन है राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है तो यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है तो यहाँ पे भी कर्ता की प्रधानता हो रही, तो ये भी कैसा होगा, कृतवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं, यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी, पत्र लिखा जाता है। देखो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, लिखा जाता है, ठीक है, पत्र लिखा जाता है तो कर्म की प्रधानता यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर हमें यहाँ से भी पता नहीं चलता तब हम देखते हैं क्रिया कैसी है, सकर्मक है या अकर्मक है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो क्रिया भी कैसी है, सकर्मक है। से के द्वारा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हमें अगर एक चीज से भी पता चल रहा है तो हम उससे भी पहचान सकते हैं। दूसरी चीज पे तब जाना है अगर हमें डाउट हो रहा है दूसरे ऑप्शन में कि ये भी हो सकता है, तब हम दूसरे ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा डी, पत्र लिखा जाता है, कर्म की प्रधानता, दूसरी क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा क्या है, व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है, उपसर्ग है, संधि है, अवयव है, अन्वय है, ठीक है। तो अथवा जो है यह अवयव होता है। अवयव शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अवयव कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आज, बताओ अगर मैं आज का प्रयोग करूंगा तो इसमें लिंग, वचन, कारक, अगर मैं लिंग वचन की बात करूंगा, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए भी वो क्या होगा, आज होगा, और पुल्लिंग के लिए भी वो आज ही होगा। वचन का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अवयव, ठीक है। तो जैसे आज हो गया, इसलिए हो गया, ठीक है, इस तरह के शब्द किसमें आते हैं, अवयव में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अवयव के भेद, तो अवयव के 4 भेद होते हैं, ठीक है। अवयव के भेद होते हैं 4, कौन कौन से, एक होता है क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपके पास समुच्चय बोधक अवयव। तीसरा आपको याद रखना है संबंध बोधक अवयव। और फोर्थ आपको याद रखना है, फोर्थ कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक अवयव, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिया विशेषण जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जैसे धीरे धीरे, बार बार, ठीक है, तो ये क्या होगी, क्रिया की विशेषता बताते हैं। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु और शब्द जो इसमें आ जाते हैं। संबंध बोधक जैसे ऊपर नीचे, ठीक है,
पीछे, सामने, ठीक है। तो संबंध बोधक संबंध, मेरे सामने वो खड़ा है तो संबंध बता रहा है, ठीक है। विस्मयादि बोधक जैसे जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जैसे इस तरह का ये मार्क्स आता है, जैसे मैंने बोला छी छी, ठीक है, छी छी, वाह, अरे वाह, ठीक है। तो इस तरह के विस्मयादि बोधक अवयव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आकृति मूलक वर्गीकरण। और इस आकृति मूलक वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अयोगात्मक और दूसरा है अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक और योगात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, ठीक है। देखो उपसर्ग ऐसे कुछ ऐसे उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे उपसर्ग भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दू है यहाँ पे, दू, तो दुकाल, दू प्लस काल, तो दू यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो ये दू उपसर्ग किस भाषा का है? तो ध्यान रखना है ये आपका हिंदी का है। दू उपसर्ग हिंदी का है। इसके अलावा जैसे हिंदी के और उपसर्ग जो होते हैं, अनपढ़ लिखा होता है, ठीक है। और हिंदी के कुछ और उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया कु, हो गया नी, हो गया कु, कुख्यात, ठीक है, ने हो गया, ठीक है, ने उपसर्ग भी हिंदी का आता है, ठीक है। इस तरह के जैसे उर्दू फारसी के आप देख लेते हैं, उर्दू फारसी के जैसे बे हो गया, बद हो गया, गैर हो गया, ये उर्दू फारसी के हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके हिंदी के और ये हो गया आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग। कुछ संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे आपका अति, आनी, आधि, ये उपसर्ग हो जाएंगे संस्कृत के। संस्कृत आपको याद रखना, ये उपसर्ग हो जाएंगे संस्कृत के। इंग्लिश के उपसर्ग, जैसे आपका इंग्लिश के अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है, जैसे सब लिखते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, डिप्टी, वाइस हो गया, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो किसके हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ठीक है। कारक आपको बताना है। देखो राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जब कारक को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी जब संप्रदान कारक की अगर मैं बात करूं, इसमें है संप्रदान कारक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। तो जब किसी के हित में कोई कार्य हो रहा होता है, ठीक है, किसके हित में कार्य हो रहा है? तो यहाँ पर लिखा है सेवक को कंबल देता है, तो सेवक के हित में कार्य हो रहा है। तो जहां पर भी कोई कार्य किसी दूसरे के हित में हो रहा हो, तो वहां पे हमेशा संप्रदान कारक होता है, ठीक है। कर्म कारक में कर्म, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को कारक चिन्ह आता है, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आता है, ठीक है। और संबंध के साथ का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, का, के, की और रा, रे, री, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा सी, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मानव शब्द में विशेषण बनेगा, ठीक है। मानव शब्द का विशेषण मानवता नहीं होता है, मनुष्य नहीं होगा, मानवीकरण नहीं होगा, मानवीय होगा, ठीक है। जो विशेषण होगा वो होगा मानवीय। मानव का विशेषण मानवीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। बोल रहा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है, तो वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बताता हूं, जैसे मैंने लिखा रावण। अब रावण, यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर रावण की बात कर रहा हूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक एक ऐसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं इसको व्यक्तियों मतलब इसको बहुवचन में अगर इसका प्रयोग करूंगा, तो जैसे इसका सेंटेंस अगर मैं बनाऊं, आज भी समाज में
रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक किस में परिवर्तित हो रहा है, रावणों की, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा, जाति वाचक में जाति का बोध करा रहा है कि रावण जैसा, ठीक है। तो ये यहां पर आपका जातिवाचक बन गया है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका जातिवाचक हो, इसलिए आंसर क्या होगा, वस्तुओं का भी हो सकता है, तो जातिवाचक आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्याप्त में संधि है, व्याप्त में संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। सबसे पहले हम इसको व्याप्त को तोड़ेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसको संधि कैसे होगी, तो इसकी जो संधि बनेगी बी धन आप्त, ठीक है। यहां पर छोटी ई प्लस आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। किसका निर्माण कर रहे हैं, या का। तो यहां पर ये वाला नियम फॉलो करता है आपका यण संधि में, ई और आ से मिलकर या, यानी कि यण संधि। तो आंसर हो जाएगा आपका बी यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, ठीक है। देखो प्रसन्नता, जैसे आपका ये हो गया अक्षुण हो गया, ठीक है, आपका लिखा है मिट्टी। अब देखो यहां पर जो ये शब्द होते हैं ना, इनको कहा जाता है युग्मक ध्वनियां, एक साथ जो दो व्यंजन आते हैं, ठीक है, इनको या इसको क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, ठीक है, व्यंजन गुच्छ। गुच्छों में एक साथ, मतलब गुच्छों में व्यंजन, व्यंजन गुच्छ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर युग्मक ध्वनि ना दिया हो कई बार, तो इसको व्यंजन गुच्छ भी लिख सकता है, ठीक है। व्यंजन गुच्छ भी यही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं और उसका एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो जैसे प्रसन्नता में ना ना हो गया, ठीक है, इस तरह से व्यंजन गुच्छ होता है, ठीक है। एक आता है आपका द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होता है, द्वितीय व्यंजन आपको पहचानना है। द्वितीय व्यंजन मैंने जैसे आपका लिखा है मट्ठा, मैंने क्या लिखा, मट्ठा, मैंने लिखा प्रसिद्ध, ध इसमें मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। यहाँ पे ट आ रहा है और यहाँ पे ठ आ रहा है, तो ये कहलाता है आपका द्वितीय व्यंजन। यहाँ पे प्रसिद्ध द और ध से मिलके बना है, ठीक है, द और ध से बना है प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है ये किस क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं द्वितीय व्यंजन, ठीक है, द्वितीय व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, द्वितीय व्यंजन और युग्मक व्यंजन या व्यंजन गुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टिप्पण। क्या होगा आंसर, टिप्पण आंसर हो जाएगा इसका। निविदा आपको बताया था, निविदा मतलब होता है टेंडर, टेंडर यानी कि जब कोई कार्य किसी ठेकेदार को कोई कार्य दिया जाता है, उसको एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि के साथ एक निश्चित समय में अगर कोई कार्य दिया जाता है किसी को, तो उसको टेंडर कहा जाता है, ठीक है। या टेंडर को अन्य भाषा में बोलेंगे तो निविदा भी कहा जाता है। विज्ञप्ति जो आप पढ़ते हो, आपके समाचार पत्रों में कोई विज्ञप्ति आती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से जो जनमानस तक पहुंचाई जाती है उसको विज्ञप्ति कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि विज्ञप्ति आवेदन पत्र हो, कुछ भी विज्ञप्ति हो सकती है, किसी भी चीज की विज्ञप्ति, तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन आपने कई बार सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, प्रत्यावेदन या प्रतिवेदन। जैसे कि जब हम कोई पेपर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कोई आंसर की आने के बाद कि ये आंसर गलत दे दिया है आंसर की में आयोग ने, तो उसमें हम प्रत्यावेदन लगाते हैं, छानबीन करते हैं कि ये आंसर सही है गलत है, बहुत सारी रेफरेंस लेके जाते हैं और एक आवेदन पत्र या प्रत्यावेदन उनको भेजते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यावेदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है, आपको सही क्रम बताना है। तो देखते हैं इसमें निहार, पहला ऑप्शन है आपका निहार, ठीक है। देखो निहार आप इन्होंने लिखी थी 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और संध्या गीत 1936। तो यही क्रम इनका सही हो जाएगा,
इस क्रम में इन्होंने ये रचनाएं करी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम महादेवी वर्मा के बारे में और बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म आपको याद रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907। सभी लेखकों के जन्म आपको याद होना चाहिए जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा, क्वेश्चन आता है आपके पास कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनके कुछ रेखा चित्र बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। रेखा चित्र, तो रेखा चित्र इनका एक है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, और दूसरा है अतीत का चलचित्र, अतीत के चलचित्र। तो ये बहुत बार पेपर में पूछी गई दो इसके रेखा चित्र कौन कौन से, स्मृति की रेखाएं और दूसरी है अतीत का चलचित्र, ये आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है इसका इनके संस्मरण भी पूछे जाते हैं। संस्मरण, इनके संस्मरण है पथ का साथी, पथ का साथी, और ध्यान रखना है दूसरा है मेरा परिवार, मेरा परिवार। पथ का साथी और मेरा परिवार याद रखना है किसकी, महादेवी वर्मा के क्या है, संस्मरण है, ठीक है। एक इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी, तो पत्रिका अगर आपको पूछी जाए कि महादेवी वर्मा की पत्रिका, तो इनकी पत्रिका का नाम था चांद। चांद नामक पत्रिका किसने निकाली, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में बन सकता है कि चांद नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, तो महादेवी वर्मा के द्वारा निकाली गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है ब्राचड़ अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो इसका जो सही आंसर होगा भोजपुरी बोली मागधी। भोजपुरी जो बोली है ये बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आती है, जैसे आपका मगही हो गया, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रखते हैं बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, जापान, फिनलैंड, कनाडा या नॉर्वे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से फिनलैंड होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इसमें न्यूजीलैंड भी कई बार आंसर देता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। कार्बन टैक्स लगाने वाला न्यूजीलैंड भी आंसर देता है। तो आपको ये चीज देखना है ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपको दे रहा है। तो इनमें से तो वैसे प्रथम देश की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमने सन देखा वो है 1990, जबकि न्यूजीलैंड आंसर होगा 2005। तो उस हिसाब से तो पहला देश आपका फिनलैंड ही आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास पेपर में आ गया कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश, अगर आपके पास फिनलैंड ऑप्शन में ना रहा तो आप इसको न्यूजीलैंड भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड भी इसमें इसका भी कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेरोजी के उत्पादन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दास, एमजी रानाडे और सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खां, इनके साथ इन पे विश्वास नहीं रखते थे। ड्रेन थ्योरी आपको याद रखना है धन बहिर्गमन का सिद्धांत जिसे कहा जाता है। भीमराव दादा भाई नेरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कब लिखी इन्होंने, तो ध्यान रखना है 1876 में, ठीक है, 1876 में दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। और इसी में इन्होंने सबसे पहले जो आपका ड्रेन थ्योरी है धन बहिर्गमन का सिद्धांत है वो दिया था, ठीक है। इसका प्रकाशन किया गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल के.एस. मिथैया, ठीक है, जनरल के.एम. करियप्पा, और इसके जो सही आंसर है यही हो जाएगा करियप्पा, ठीक है। तो कौन थे, करियप्पा थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखना है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारत के
वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, ध्यान रखना है कौन है, तो ये हैं आपके मनोज पांडे। मनोज पांडे से पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे, उनके स्थान किसने लिया है, मनोज पांडे ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? 1981, 1976, 1972, 1971। तो पहली जनसंख्या नीति 1976 में, 1976 में। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, संशोधन तो ध्यान रखने हैं, कुछ संशोधन कब किए गए थे? 1981 में। कुछ संशोधन आपको याद रखने कब किए गए थे? तो 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मृत्यु आपको बतानी है 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी, 563 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखो ईस्वी पूर्व आंसर होगा, जहां भी होगा ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म पहले हो गया था ईस्वी पूर्व। तो मृत्यु आपको याद रखनी है, मृत्यु पूछ रहे हैं तो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। जबकि जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म याद रखना है आपका, जन्म हुआ था इनका 563 ईस्वी में। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, इनके पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन आपको पूछा जा सकता है। इनकी माता का नाम अगर मैं बात करूं, तो माता का नाम क्या था इनका? माया देवी। ठीक है, माया देवी। एक माँ और भी थी इनकी, जो ये अपनी माँ थी इनकी, उनका नाम माया देवी था। एक इनकी सौतेली माँ थी जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। अगर मैं बात करूं इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम आपको याद रखना है यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही एक चीज, एक शॉर्ट है आपका, शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो इनको, LBSK। LBSK से आप कैसे याद रखना है? तो LBS से आपको याद रखना है लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म, जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बी से आप याद रख सकते हो बोध गया, तो बोध गया में आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दूसरा याद रखना है बोध गया। तीसरा याद रखना है सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था अपना। ठीक है, तो प्रथम उपदेश सारनाथ। और के से याद रखना है कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर और कुशीनारा में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु, या आपको याद रखना है इस तरह से। LBS के, L से याद रखना है लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बी से याद रखना है बोध गया, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। एस से याद रखना है सारनाथ, सारनाथ में इनको पहला उपदेश इन्होंने दिया। और के से याद रखना है कुशीनारा या कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बलबन ने किस मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, तो बलबन ने किसमें कहा था स्वयं को खलीफा का सहायक? ये आपको ध्यान रखना है, ये कहा था उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। ठीक है, आंसर होगा आपका गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, बलबन से, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा से आप कैसे क्या याद रख सकते हो? याद रखना है शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा। ठीक है, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना मकबरा। अगर पहला मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा कौन सा था? तो ध्यान रखना है बलबन का था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इसके अलावा बलबन ने बहुत सारी चीजें करी थी, जैसे रक्त एवं लोह की नीति इन्होंने अपनाई थी, सिजदा एवं पावोस की नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, नवरोज एक त्योहार था, फारसी रीति रिवाज पर आधारित, बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी आपको इनसे ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ठीक है, चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में? इसका जो सही आंसर है वो है वायनाड जनपद। ये वायनाड जनपद आपका पड़ता है केरल में, केरल, तो केरल में लगाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1966 में। आंसर होगा आपका सी 1966। अगर डेट याद रखना है 10 जनवरी 1966 को आपको याद रखना है। जो ये सिग्नेचर हुए थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये सिग्नेचर लाल बहादुर शास्त्री, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, याकूब। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डेट सहित आपको याद रखना है, 10 जनवरी 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1945 में अणु बम्बों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। कई बार एक क्वेश्चन बना है, देखो किसने बम गिराया था यहाँ पे? तो ध्यान रखना, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने बम गिराया था 1945 में। ठीक है, दो अलग अलग डेट थी, एक हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा अगर मैं बात करूं तो हिरोशिमा में बम गिराया था इन्होंने 6 अगस्त को। ठीक है, और नागासाकी आपको याद रखना है 9 अगस्त। अल्फाबेटिकल याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, एच पहले आता है, तो हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945 में और नागासाकी 9 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहरों में बम गिराए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ कराया गया था? ठीक है, कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? कोयम्बटूर। आंसर होगा इसका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आप याद रखना, आपके हाल ही में करंट अफेयर के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखना है, कहां पर है? हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसका अनावरण किया गया था इसी साल 2023 में। तो डेट सहित अगर याद रखो तो 5 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट है 112 फीट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचधारा योजना संबंधित है पंचधारा योजना संबंधित है नदी जल प्रबंधन से, नारी कल्याण एवं विकास से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नारी कल्याण एवं विकास से। ये पंचधारा जो योजना शुरू हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1991 को। ये आपको ध्यान रखना है। पंचधारा इसको इसलिए कहा गया है, इसमें 5 योजनाएं थी। ठीक है, 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? पहली आपको याद रखना है, इसमें थी कल्प वृक्ष योजना करके एक थी, इन सबको एक साथ मिला गया था इसलिए पंचधारा के कल्प वृक्ष योजना। दूसरा था इसमें, और याद रख सकते हैं आप कौन कौन सी योजनाएं इसमें थी। एक थी आयुष्मती योजना। ठीक है, आयुष्मती योजना, आयुष्मती योजना आपको याद रखना है। दूसरी याद रखना है इसमें और क्या क्या योजनाएं थी? ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना। ठीक है, एक और था इसमें, इसमें था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। और एक और योजना आपको याद रखना है, कौन सी? वात्सल्य योजना। ठीक है, वात्सल्य योजना। तो ये 5 योजनाएं थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? पंचधारा योजना इसको नाम दिया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना नाम दिया गया? ठीक है, तो सबसे बड़ी बीमा योजना कौन सी थी इसमें? तो ये थी आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान कार्ड वगैरह आपने सुना होगा, इसके तहत बनाए गए थे। अगर मैं डेट की बात करूं तो 23 सितंबर 2018 में भारत में यह लागू हुई थी। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यह कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 25 दिसंबर 2018 को।
25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया था, अटल आयुष्मान, उत्तराखंड में इसको नाम दिया गया था अटल आयुष्मान योजना। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2018 को, जिसको हम स्वशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, उसी दिन यहाँ पर अटल आयुष्मान योजना शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, रोजगार उपलब्ध रहता है परंतु व्यक्ति करना नहीं चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला, सपोज दैट एक आदमी बेरोजगार है, उसको जरूरत है रोजगार की, तो मार्केट में जाता है, वो वहां पर मार्केट में अगर सपोज 500 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, 500 रुपये दिहाड़ी है, और वो व्यक्ति जाता है, वो बोलता है कि मैं 500 रुपये में काम नहीं करूंगा, मैं 600 रुपये में कार्य करूंगा, वरना मैं कार्य नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। वो अपनी इच्छा से बेरोजगार रह रहा है, ठीक है, उसको कार्य तो मिल रहा है, लेकिन वो 500 रुपये में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, 600 रुपये में करने के लिए तैयार है। अगर उसको 500 रुपये का रोजगार, 500 रुपये उसको दिया जाए तो वो नहीं करता है, 600 रुपये पे उसको छोड़ के आ जाता है। ठीक है, तो उसी को स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। एक होता है इसके जस्ट अपोजिट में होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वो है, सपोज मार्केट में आपका मजदूर की दिहाड़ी है 400 रुपये, ठीक है, मजदूर की दिहाड़ी है 400 रुपये, वो मार्केट में जाता है, 400 रुपये उसमें दिहाड़ी, उसको काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, काम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 300 रुपये आपको दिहाड़ी दूंगा, क्या आप काम करोगे। पहले तो सोचता है कि यार 400 रुपये दिहाड़ी, वो बोलेगा कि यार 400 रुपये मैं कैसे कर लूँ 300 रुपये में, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कुछ, वो बोलता है यार जब कुछ नहीं है तो चलो 300 रुपये में मैं दिहाड़ी कर लेता हूँ, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, तो इसको कहा जाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, एक होता है स्वैच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर करी। ठीक है, तो अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा है आपको ध्यान रखना है। पहला वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 1962 में। अगर मैं बात करूं डेट की तो 31 अक्टूबर 1962। दूसरा लगा था 3 दिसंबर 1971 में, और तीसरा लगा था 25 जून 1975 में। ठीक है, पहला वाला जब लगा था उस टाइम भारत चीन युद्ध था, चल रहा था, भारत चीन युद्ध। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा जो अंतिम लगा था, ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण, इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था आंतरिक अशांति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक अशांति हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डेट सहित भी याद रख सकते हो। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, 3 बार, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 3 बार कब कब लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 दिनों के अंदर, इसको 14 दिन के अंदर वापस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं धन विधेयक की, धन विधेयक, तो धन विधेयक हमेशा जो प्रस्तुत किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है। लोकसभा में कौन से, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 110 आपको याद रखना है, धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ध्यान रखना है अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका जो सही अर्थ है वो हमें बताना है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में आनुवंशिक शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, इसका जो सही आंसर, गणतंत्र का मतलब आपको सही आंसर होगा आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1923 में हुआ था। इसके द्वारा, तो ध्यान रखना है, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू व इनके सहयोगी थे CR
दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक चीज और बात करूं कि संविधान सभा का विचार MN रॉय ने कब रखा था? MN रॉय। तो ध्यान रखना है, संविधान सभा का विचार MN रॉय ने 1934 में रखा था। ठीक है, MN रॉय एक व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का विचार भी रखा था। तो 1934, ये भी कई बार आपको पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, यहाँ पर आप दो चीजें याद रख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के दो पद से जो सर्जित किए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी अगर आप याद करो तो ऑप्शन बी से याद रख सकते हो कि यहाँ पर 1813 में चीन के साथ 20 वर्षों के लिए चाय का व्यापार, चीन के साथ 20 वर्षों के लिए चाय का व्यापार एक बंद पत्र बनाया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि चीन के साथ 20 वर्षों के लिए चाय का व्यापार केवल चीन के साथ, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं भारत, कर सकता है भारत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं 1833 का, तो ये 20 वर्षों के लिए जो चीन के साथ जो चाय का व्यापार किया गया था, इसको समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये भी आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन या हवा के द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा बी, वर्षा के द्वारा। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे याद रखना है, अगर मैं बात करूं वायुमंडल की, तो वायुमंडल में आता है आपका गैसें कि कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है N2, नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो O2, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे ऑर्गन आता है जो 0.93% पाया जाता है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है CO2 0.03%। तो ये टोटल 100% आपको इस तरह में इस फॉर्म में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भूपरपट्टी पर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है ऑक्सीजन, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नांगल बांध सतलज नदी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपुचा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वितस्ता कहा जाता था झेलम को। ठीक है, एक आपके बाद आता है सत्तुदरी, सत्तुदरी किसे कहा जाता था? तो सतलज। अगर बात करूं अस्कनी, ठीक है, अगर मैं बात करूं अस्किनी नदी की, तो अस्किनी कहा जाता है चिनाब को। एक आता है विपाशा, विपाशा की बात करूं तो ब्यास नदी। तो इस तरह से ये भी आपको पूछे जाते हैं, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपने कई बार पढ़ा होगा, माउंट कोटोपैक्सी, जो आपका स्थित है इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में है? ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको बना के बता देता हूँ, इसको आराम से आप याद कर सकते हो। गुटेनबर्ग असंबद्धता, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपके। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उनको 3 भागों में बांटा गया है, एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा आपका कोर। इस तरह से याद रखना है। इस क्रस्ट को अगर आप 2 भागों में बांटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और ये हो जाएगा लोअर क्रस्ट। ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल और ये हो जाएगा लोअर मेंटल। ये हो जाएगा ऊपरी कोर,
ठीक है, ऊपरी कोर, और ये हो जाएगा लोअर कोर। इस तरह से याद, तो आपको ये वाला याद रखना है, KMRGL। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, ये है आपके पास पहला वाला, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। तो इस के से आपको याद रखना है कोरोनॉइड असंबद्धता, कोरोनॉइड असंबद्धता। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, आप एम से याद रख सकते हो मोह असंबद्धता, मोह शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोह असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद आर से आपको याद रखना है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिडी। उसके बाद लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में आपको याद रखना है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, और अगर मैं लास्ट बात करूं तो यह है आपका अपर कोर और लोअर कोर के बीच में आपका लेहमन असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हैं, हमें आपका क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है। अब गुटेनबर्ग की बात हो रही है। ठीक है, गुटेनबर्ग आपका किस किस के बीच में है, देखो मेंटल और कोर, मेंटल और कोर, क्या आंसर होगा आपका, मेंटल और कोर, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है। ठीक है, सूर्य के बढ़ते क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको पूरा बताया था कि कैसे सूर्य का बढ़ते हुए क्रम में, अगर जल्दी जल्दी में देखते हैं तो देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका सन, सन के सबसे नजदीक वाला ग्रह आपका बुध हो जाएगा। बुध के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, बुध के बाद आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद आपका होगा पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी के बाद आपका होगा मंगल। मंगल के बाद आपका कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। और बृहस्पति के बाद आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, और शनि के बाद आपका अरुण और वरुण। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको यूएन से भी याद सकते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे नजदीक वाला ग्रह आपका बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। तो आपको पृथ्वी आपको बताना था कौन सा है, तीसरा। ठीक है, अगर इस तरह से देखो, इस क्रम में आपको एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, तो कौन लगाएगा, बुध लगाएगा, क्योंकि सबसे नजदीक कौन है, बुध है। बुध केवल 88 डेज में सूर्य का चक्कर लगा देता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, तो सबसे दूर कौन सा है, वरुण। तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, वरुण लेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे। ठीक है, महासचिव पूछ रहे हैं, संस्थापक नहीं पूछ रहे हैं। तो महासचिव थे एनजी रंगा। ठीक है, आंसर होगा आपका बी। अगर मैं बात करूं इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में। इसी सहजानंद सरस्वती से एक चीज और आप याद रख सकते हो, एक पत्रिका इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए निकाली थी, उसका नाम था हुंकार। तो हुंकार नामक पत्रिका का संपादन भी किसने किया, सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, और ये जो किसान सभा जो बनी थी, ये लखनऊ में बनाई गई थी। ठीक है, लखनऊ में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेब सर्च इंजन क्या है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी। यह इंटरनेट पर सूचनाओं को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया एक इंजन है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है। टीसीपी का पूर्ण स्वरूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। ट्रांसमिशन कैरियर, ये तो गलत हो जाएगा। टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका सी ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो 48 देखते हैं, 48वां क्वेश्चन क्या है। 48 है आपके पास, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विद्युत विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, दुनिया में सबसे पहले किस देश के ने 1G के दूर संचार को लॉन्च किया था। 1G फर्स्ट जी नेट जो निकाला था वो निकाला जापान ने। ठीक है, चाहे बात करें 1G या बात करें 2G की, तो ये सब जापान ने सबसे पहले लॉन्च किए थे, 1G सेवा और 2G सेवा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जीएस का क्वेश्चन नंबर अंतिम होगा 50 क्वेश्चन है आपका। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड? इसका जो सही आंसर होगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये आंसर ये हो गया आपके जीएस के कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, आगे का जो सॉल्यूशन लेके आएंगे वो हर्ष सर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हर्ष बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में फिर पुराने पेपर सेट की भांति रीजनिंग और उत्तराखंड को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी वह संख्या 80 से कम है। ठीक, वो कह रहा 38 से तो अधिक है लेकिन 80 से कम। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो सीधे 80 प्लस 38 बटे 2, ठीक, आपने जोड़ा और जोड़ करके ये आ गया 59। तो क्या आंसर आएगा? 59। एक मेथड तो ये है। दूसरा आप x मान के कर सकते हैं। माना वो संख्या क्या है? x। अब वो कह रहा एक संख्या 38 से अधिक है, यानी x अधिक है किससे? 38 से, तो 38 छोटा होगा। और जितनी वो संख्या 80 से कम है, और कह रहा है कि जो ये नंबर है किससे कम होना चाहिए? 80 से कम होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया 80 से कम। अब x एक तरफ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और ये 80 प्लस 38, क्योंकि माइनस था इधर आके प्लस चला गया। सेम वही चीज आ गई। 2x इज इक्वल टू 118, तो 2 बन जाए और 2 59। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 59। तो 38 से अधिक है 59, और 59 किससे कम है? 80 से। समझ गए दोनों मेथड। बाकी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो बच्चों जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब समझते हैं आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो जिसके केवल दो फैक्टर हो, 1 और स्वयं वही नंबर। ठीक, तो अभाज्य संख्या है वैसे बच्चों दो। एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, लेकिन इसकी काउंटिंग में केवल कौन सा नंबर है? काउंटिंग में नंबर एक है, ओनली वन नंबर है वो, जो अभाज्य भी है और आपका इवन भी है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड कह रहा आपसे निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। बच्चों थोड़ा सा आपको ठीक से काउंट करना भाई। त्रिभुज ट्राइंगल काउंट करने के लिए आता है। आप इस ट्राइंगल को काउंट कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये है, तो 1 और 2, हम इसमें 1 और 2 को ऐड कर दे तो कितने ट्राइंगल होंगे? 3। और अगर कभी ऐसा आ जाए रेक्टेंगल में, तो 1 2 3 4, ऐसे वाले में हम 4 इंटू 2 यानी 4 2 जा कितना? 8। ऐसे यहां भी देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, 8 तो ये हो गए। 1 2 3 एंड 4, 8 ही हो गए बच्चों। 8 और 8 कितने हो गए? 16। फिर 17 18 19 20 21 और 22। इतना समझ में आया? 22 के बाद अब आप देखो 23 24, फिर 25 ये वाला, और 26 ये वाला। अब एक लास्ट रह गया बच्चों ये वाला 27, और ऐसी ये वाला 28। तो कितने ट्राइंगल है इसमें? 28 ट्राइंगल मैंने आपको काउंट करके बता दिया। बाकी आप लोग दोबारा से वीडियो को देखना और फिर समझना मैंने 28 कैसे काउंट करे। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मेहनत का सफलता से वैसा ही संबंध है जैसा अपराध का संबंध किससे है। अपराध का संबंध बच्चों, अगर कोई अपराध करेगा तो उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी ना, और मेहनत करेगा तो क्या मिलेगी? सफलता। समझ गए? नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कहने का मतलब आपको सीरीज बतानी भाई, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा।
4 को लिख रहा है 7, तो आप 4 2 जा 8 माइनस 1 7 हुआ। अब 7 को क्या लिखेगा, 7 2 जा 14 माइनस 2। अब मैं अगर माइनस 1 का 13 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इसलिए मैंने क्या माइनस करा 2। ऐसे ही 12 2 जा 24, अब क्या माइनस करूंगा 3, तो क्या आ गया 21। ऐसे आपको भी करना है, ठीक। तो इसका आंसर आ गया आपका 14। समझ गए। अब नीचे दिए गए आपके पास डाइस हैं, इस डाइस में आपको कह रहा एक का विपरीत अंक क्या होगा। तो बच्चों आपके पास ये दो डाइस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 है। क्या इन दोनों डाइसों में कोई नंबर कॉमन है? जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो आपसे पूछ रहा एक का अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों एक का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते इसका आंसर अपोजिट क्या होगा। या अगर आपसे पूछता 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, इनमें से कुछ भी हो सकता है 4 का अपोजिट। समझ में आया। नेक्स्ट 6 विद्यार्थी ABCDEF नाम दे रखे हैं इनके। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कह रहा है F एक कतार में खड़ा है और B F और D के बीच में, कह रहा है जो B है बच्चों, ये B F और D के बीच में खड़ा है, ठीक। पहला स्टेटमेंट उसने कहा। फिर कह रहा A और C के बीच में E, कहीं भी लिख लो आप A, कहीं भी लिख लो आप C, कहीं भी लिख लो आप E। A और E के बीच में कौन है, C। लेकिन क्या कह रहा कि F A F या D के बगल में नहीं, A ना तो F के बगल में, यानी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज, यानी इसकी जगह मुझे यहाँ E लिखना पड़ेगा और इसकी जगह मुझे A, क्योंकि कह रहा F के बगल में A नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा C D के बगल में नहीं है और C और D दोनों एक दूसरे के बगल में भी नहीं है, ये भी दोनों दूर दूर है। तो बताइए बीच निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में खड़ा है। अच्छा बताइए कि F किन किन के बीच में, तो बताओ F किस किस के बीच में, B और E के बीच में है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, B और E के बीच में F खड़ा है। इतना समझ गए। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी में आपको कह रहा कि 4 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं बच्चों, 47 मिनट, तो बताइए मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब 30 गुणा गया h, h का मतलब आवर, आवर कितने हैं बच्चों 4, ठीक है, माइनस 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दे रहा है आपके पास, मिनट दे रहा है 47, ठीक। तो ये आ गया 4 3 12 माइनस इन दोनों की आप गुणा करोगे 11 7 जा 77, 11 4 जा 44 और ये 51/2, तो आप इसको डिवाइड करोगे 120 माइनस, डिवाइड करना सबको आता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो 258 में घटाना आपको 120, तो 5 8 3 1, तो कितना आया, आया बच्चों 138। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 138 सही 1/2 डिग्री, या आपका क्या होगा आंसर होगा। इतना समझ गए। नेक्स्ट 59 आपको कह रहा है यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है तो इस तारीख को 2008 में कौन सा दिन होगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वार या दिन निकालने का, दोनों वर्षों का अंतर प्लस इनके बीच पड़ने वाले लीप ईयर की संख्या, इनके बीच पड़ने वाले लीप ईयर की संख्या, इनके बीच पड़ने वाले लीप ईयर की संख्या। अब आपने दोनों वर्षों का अंतर करा, दोनों वर्ष का मतलब 2008 में से क्या घटाना आपको 1997, तो 2008 माइनस 1997 ये आपने घटा दिया। अब इनके बीच जो लीप ईयर पड़ रहे हैं, देखो पहला लीप ईयर क्या होगा 97 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, पहला क्या होगा
2000, पहला लीप ईयर 2000 हो गया, दूसरा 2004, तीसरा 2008। तो लीप ईयर की संख्या कितनी है बच्चों इसमें? 4, सॉरी 3। कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर। अब आप घटाओ, 3 8 3 11 प्लस 3, 11 और 3 कितना आया? 14 आया। जो ये 14 आया, इसको हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेष बचेगा 0। यानी आपने 14 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 0। कहने का मतलब जो डे पहले था, पहले कौन सा बार था? शनिवार, तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? सैटरडे ही होगा। इतना समझ गए सबके सब? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और कह रहा है कि घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय बताएगा। आपने पढ़ा होगा कि 30 डिग्री बराबर 1 आवर होता है, 1 घंटा। आप क्या लिख सकते हो? 135 बटे 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 30 होता भाई। तो 15 दूना 30, 15 में 135, तो ये आ गया 9/2, और 9/2 का मतलब कितना होता? 4.5 घंटे। तो अभी बज रहा है 3 बजे के 4.5 घंटे बाद क्या टाइम होगा? तो टाइम हम उसे कहेंगे 7:30। ठीक, तो टाइम क्या होगा? 7:30। समझ गए? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी 3 बज रहा है, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और अभी 3 3 6 3 9, 120 हो गया। कितने डिग्री और चाहिए? अभी 15 डिग्री और चाहिए। तो यहां से यहाँ 1 घंटा यानी 4 बज गए, यहां से यहाँ 1 घंटा यानी 5 बज गए, यहां से यहाँ 1 आवर यानी 6 बज गए, यहां से यहाँ 1 घंटा यानी 7 बज गए, और 15 डिग्री में कितना होगा? आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो क्या टाइम हो जाएगा? 7:30। समझ गए? तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट करिए या ऐसे कर लीजिए, एक एक करके। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों उत्तराखंड की सीरीज में। ठीक है, अब उत्तराखंड के आपके पास पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? बताइए। जो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब है उसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? ये आपने बताना है कि गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। ठीक, आपने पढ़ा होगा कुमाऊं डिबेटिंग या अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा डिबेटिंग या डिबेटिंग क्लब, और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है बच्चों 1870 में। ठीक, ठीक इसके 15 साल बाद, कितने साल बाद? तो 15 साल बाद कौन सा टाइम आएगा? 1885। तो इस दिन होती है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना, और ये करी थी खड़क सिंह नेगी ने। किसने करी? खड़क सिंह नेगी ने करी थी। किसकी स्थापना? गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की। ठीक है, बाकी इस अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के बाद 1871 में आपने पढ़ा होगा एक समाचार पत्र निकलता है, अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार। और इस अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे पंडित बुद्धि बल्लभ पंत थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में वात्सल्य योजना कौन से मंत्रालय के अधीन है? बच्चों आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, वात्सल्य योजना कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए थे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे आपके तीरथ सिंह रावत। उन्होंने क्या करा? 2 अगस्त को एक योजना चलाई 2021, और क्या कहा कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उन बच्चों के लिए वात्सल्य योजना के तहत सरकार उनका क्या करेगी? पालन पोषण करेगी, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की, और उन बच्चों को 21 साल तक 3000 रुपए प्रति माह सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कह रहा है कि कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपको कह रहा है कि राजा बैन का किला, अब बहुत सारे किले पढ़ेंगे, कुछ आपने अल्मोड़ा में पढ़े, कुछ चंपावत में पढ़े, कुछ आपने गढ़वाल में पढ़े, कुछ कुमाऊं में पढ़े होंगे। अब आपसे एक राजा वैन का किला पूछ रहा है बच्चों। तो राजा वैन का किला कहाँ है? ये आपके
गढ़वाल के हरिद्वार में है राजा भिंड का किला। एक पूछता उज्जैन का किला, उज्जैन का किला। बच्चों जो उज्जैन का किला है ये आपका काशीपुर में। अल्मोड़ा में तो बहुत सारे किले पड़े होंगे आपने, खगमर का किला, नेथड़ा का किला, तल्ला महल, मल्ला महल, लाल मंडी किला जिसको नाम दिया अंग्रेजों ने 1816 में, फोर्ट मोइरा का किला, चंपावत में आपने राजा बुंगा किला, राजबुंगा किला, बाणासुर का किला, ये सारे किले आपने कहा पढ़े, सिरमोही का किला, बाकी पिथौरागढ़ में पड़ा लंदन फोर्ट या बाउलीगढ़ का किला। ठीक, नेक्स्ट, शाम के लिए गढ़वाली में एक शब्द। अब आपने अमूमन देखा होगा अगर आप गढ़वाल से संबंधित हो तो शाम के लिए गढ़वाल में क्या कहते हैं, व्याकुली या व्याखुंदा। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं, या तो आप व्याकुली बोलो या व्याकुली बोलो या व्याखुंदा। ठीक, और सुबह के लिए कहते हैं सुबेर या फजले, फजले या फजल। ठीक, अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोले जाते हैं। ठीक है, और सैण का मतलब क्या होता है, समतल क्षेत्र, जो समतल भूमि है इसीलिए उसको कहा गया सैण। और ऐसे ही नाम रखा गया बच्चों गैर सैण, गहराई में जो स्थित समतल क्षेत्र है उसे नाम दिया शैण, इसलिए उसे कहते हैं गैर शैण। नेक्स्ट, इसके बाद आषाढ़ी कौथिक मेला। कई बार पूछता है बच्चों एग्जाम में कि आषाढ़ी कौथिक क्या चीज है। तो जो आषाढ़ी कौथिक मेला है, तो ये आषाढ़ी कौथिक बच्चों किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बगवाल मेला। और जो बगवाल मेला है बच्चों, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। बगवाल मेला कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन। बगवाल मेला आपका कौन से मंदिर में लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये आपका लगता है बच्चों वाराही देवी के मंदिर में, मां वाराही देवी के मंदिर में लगता है। लगता है मां वाराही देवी के मंदिर में लगता है। समझ में आया। ठीक, इसके अलावा पूर्णागिरी मेला, बताइए कहां लगता है, पूर्णागिरी धाम कहां है, चंपावत में। इसके अलावा बाला सुंदरी का मेला काशीपुर, और क्वानो मेला लगता है आपका चक्राता देहरादून में। ठीक है, बाकी बहुत सारे मेले हैं उत्तराखंड के अंदर, इन मेलों को आप जरूर याद करिएगा ठीक से। नेक्स्ट, अब राज्य में कौन सी फसल खरीफ के फसल के अंतर्गत नहीं आती है बच्चों। आपने रबी की फसल पढ़ी होंगी, खरीफ की फसल पढ़ी होंगी। ठीक, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन सी कह रहा है खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं है बच्चों। मंडुआ, झंगोरा, बाजरा, ये सारे के सारे तीनों के तीनों खरीफ की फसल है, और जो ये मसूर है ये आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रमुख गुफा जनपद को आपने क्या करना है, सुमेलित या सही सुमेल नहीं है वो कौन सा है, कह रहा है जो इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। और सही क्या नहीं है, देखो भैरव गुफा बिल्कुल सही है, श्रीनगर के भक्तियाना में। त्र्यंबकम गुफा ये गलत है बच्चों, चमोली में नहीं है, ये आपके द्वारहाट में, द्वारहाट यानी अल्मोड़ा में है गुफा। कहाँ है ये, अल्मोड़ा में। और चमोली में अगर गुफा की बात करें तो आपने सुना होगा टिम्बरसैन गुफा, टिम्बरसैन गुफा बच्चों नीति घाटी में। एक हनुमान गुफा, हनुमान गुफा, भरत गुफा, ये सब आपके चमोली में। ये कहां है आपके चमोली के अंतर्गत। भीम और ब्रह्म गुफा बिल्कुल ठीक है, और पांडुखोली गुफा ये भी आपके अल्मोड़ा में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपसे पूछ लेगा कि स्वधम गुफा कहाँ है, कई बार आपसे पूछ सुमेरु गुफा कहाँ है, तो ये गुफाएं आपको सबके सब याद करनी है। मातंग ऋषि गुफा कहाँ है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर 68, नारायण आश्रम की स्थापना धारचूला में की गई थी, कब की गई थी बच्चों। तो नारायण आश्रम की स्थापना तो धारचूला में की गई थी 1936 में नारायण स्वामी के द्वारा की गई थी, नारायण स्वामी के द्वारा। और इस धारचूला को
कैलाश मानसरोवर यात्रा का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा अगला सवाल, ठीक है, बेराइट्स खनिज पाया जाता है कहां? देखो बेराइट्स जो खनिज है वो आपके देहरादून में पाया जाता है। इसके अलावा देहरादून में संगमरमर हो गया, ठीक, अल्मोड़ा में तांबा, चांदी, टाल्क, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे कहां पाया जाता है, आपके अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा चमोली में, अगर उत्तराखंड में एकमात्र जिला जहां टिन पाया था वो चमोली में। इसके अलावा चमोली में और क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, अब खड़िया पाई जाती है, बहुत सारे खनिज है अलग अलग जिले में। अब ये आपको ठीक से याद करना भाई, टिहरी में क्या पाया था ये भी आपको बताना है। तो खनिजों का आपको जरूर ठीक से अध्ययन करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट 70 कह रहा है दुनिया की सबसे छोटी तितली मानी जाने वाली ग्रास ज्वेल, कुछ समय पहले चर्चा में थी भाई, ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जिले से प्राप्त हुई? देखो ग्रास ज्वेल जो है बच्चों ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा आपको पता होगा उत्तराखंड का राजकीय तितली किसे घोषित किया गया? तो उत्तराखंड का जो राजकीय तितली है बच्चों वो कौन सा है? कॉमन पिकॉक। बताइए उत्तराखंड का राजकीय तितली कौन सा है? उत्तराखंड का राजकीय तितली कौन सा है? तो अब देखो अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे बड़ी तितली, तो भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? हिमालयन बर्ड। कौन सी है? हिमालयन बर्ड के नाम से सबसे बड़ी तितली है भारत की, या हिमालयन गोल्डन। ये सबसे बड़ी तितली है, हिमालयन गोल्डन बर्ड भारत की सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा हाल ही में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में कितने % आरक्षण देने की मंजूरी की थी? कुछ समय पहले आपने देखा इन्हें 10% आरक्षण देने की क्या कही गई? बात कही गई। फिर आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में SC ST OBC आरक्षण 19-14 ठीक, इसके अलावा आपने पढ़ा हो खेल, खेल में कितना? खेल में भी 4%। विकलांग, विकलांग के लिए पहले 3 था, अब विकलांग के लिए भी कितना % हो गया? 4% हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड का वह शहर जहां राज्य सरकार के द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा। तो उत्तराखंड का पहला राज्य खेल कहां स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा बच्चों? ये हल्द्वानी में निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, यानी हल्द्वानी के अंतर्गत उत्तराखंड का पहला क्या बनेगा? खेल विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कह रहा आप क्या कर लीजिए? सुमेलित कर लीजिए। बताइए कौन सा इसका सुमेलित है? ठीक है, तो सुमेलित में बताइए 7 ताल का है, द्रोण सागर, डोडी ताल और बिरही ताल। तो देखो 7 ताल आपका पड़ता है बच्चों कहां पे? नैनीताल में। कहां पड़ता है? 7 ताल नैनीताल के अंदर। द्रोण सागर ताल, द्रोण सागर ताल का है आपका, ये है आपका काशीपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद डोडी ताल बच्चों, डोडी ताल उत्तरकाशी में, और बिरही ताल आपका चमोली में। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर से हो रहा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नलिखित में से जो समूह है वो कौन सा मोटे अनाज का? मोटे अनाज बच्चों उत्तराखंड में मक्का, ज्वार और बाजरा, MJB याद रख लीजिए इसको, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये इसमें मोटे अनाज। अब आपने देखा 2023 को मोटे अनाज के कारण क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष। क्या
क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। किसको, 2023 को। ठीक, और इससे पहले मिलेट सम्मेलन आपके उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की किन दो महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला बच्चों? अब ये मिला आपका कविता देवी और निकिता चौहान। ये कविता देवी आपके बागेश्वर से हैं। कविता देवी कहां की, आपके बागेश्वर जिले से हैं। और जो निकिता चौहान है आपके देहरादून, ये आपके कहां से, देहरादून जिले से निकिता चौहान। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? बताइए, अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, अक्षांश दर्पण जो पुस्तक लिखी बच्चों, वो लिखी नैन सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? नैन सिंह राउत ने, नैन सिंह ने लिखी अक्षांश दर्पण पुस्तक। ठीक, और जौहर का इतिहास एक किताब लिखी थी आपके RS टोलिया ने, जौहर का इतिहास। ये किसने लिखी बच्चों? जौहर का इतिहास लिखते हैं नैन सिंह, सॉरी RS टोलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गौड़ा भूस्खलन। बच्चों थोड़ा सा याद रखना इसको। अब कह रहा सुमेलित नहीं है। अब गौड़ा भूस्खलन कई किताब में 93 दे रखा, कईयों में 94 दे रखा। भाई ये आप थोड़ा समझ लेना इसको कि गौड़ा जो भूस्खलन है आपका 1893-94 में आया था। ठीक है, बाकी नैनीताल में, ठीक है, तवाघाट में भूस्खलन आया था 1977 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, और बाकी कारमी में भूस्खलन 1983। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप। गौड़ा भूस्खलन कई किताब में 1894 देता है, कईयों में 1893 देता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है बच्चों कुसुम कंडवाल। कौन है? कुसुम कंडवाल महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है। इस महिला आयोग का गठन हुआ था 9 नवंबर 2005 को, यानी 2005 में महिला आयोग का क्या हो गया था? गठन हो गया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक, अब एक इन दोनों की स्थापना होती है 31 मार्च 1976 को। कुमाऊं के लोगों के विकास के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम बनाया गया और गढ़वाल के लोगों के विकास के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई। और गढ़वाल कमिश्नरी कब बनी बच्चों? गढ़वाल कमिश्नरी, तो गढ़वाल जो कमिश्नरी बनती है, ये बनती है 1973 में। समझ गए? गढ़वाल कमिश्नरी, आपने कुमाऊं कमिश्नरी पढ़ा होगा, कुमाऊं मंडल पढ़ा, ऐसे आपको गढ़वाल मंडल पढ़ा आपने 1969 में। और 1969 के बाद तभी तो बनेगी गढ़वाल कमिश्नरी, पहले कैसे बन जाएगी? ठीक है, अगला है उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा बच्चों राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है, निम्न में से कौन सा द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है? बताइए, आप ही ने बताना है कौन इसके लेखक है। बताओ कौन है? शेखर पाठक। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक। तो कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक भी कौन है आपके? दास्तान ए हिमालय, दास्तान ए हिमालय पुस्तक के लेखक। और दास्तान ए हिमालय पुस्तक के लेखक भी कौन है बच्चों? आपके शेखर पाठक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन सा खिलाड़ी जिसने
लक्ष्य सेन, किसने जीता? लक्ष्य सेन ने उत्तराखंड में, या उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये, लक्ष्य अल्मोड़ा के, इन्होंने 22वें कॉमनवेल्थ गेम में एक गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है। जसपाल राणा का संबंध किससे बच्चों? निशानेबाजी से। जसपाल राणा। वंदना कटारिया हॉकी से। बाकी चिराग सेन भी आपके बैडमिंटन से ही है। लक्ष्य सेन किससे? बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो उत्तराखंड से जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं आपके ज्वालादत्त जोशी। कौन करते हैं? ज्वालादत्त जोशी प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों। ठीक है। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था? जब जहांगीर से भेंट लेने गया था वो गए थे आपके बच्चों श्याम शाह। श्याम शाह की मुलाकात जहांगीर से कहां होती है? जहांगीर से आगरा में होती है मुलाकात। इसका वर्णन किसमें मिल रखा है? मानसा और जहांगीर की मुलाकात का वर्णन जहांगीरनामा में। किसमें बच्चों? मुलाकात का वर्णन है जहांगीरनामा में। किसमें वर्णन किया गया है? जहांगीरनामा में। आपने पढ़ा होगा श्याम शाह ने श्यामशाही बगान लगाया था। श्यामशाही बगान कहाँ लगाया था? श्रीनगर में। श्याम शाह के गुरु का नाम है श्री शंकर गुरु, और शंकर गुरु जी ने एक किताब लिखी। क्या नाम है उस बच्चों उस किताब का नाम? उस किताब का नाम है वास्तु शिरोमणि शास्त्र। क्या नाम है? वास्तु शिरोमणि शास्त्र। ये लिखी थी किसने? श्याम शाह के गुरु ने। और उत्तराखंड में सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला वो किसके उसमें मिलता है? वो भी श्याम शाह के शासनकाल में मिलता है। बाकी तिब्बत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन है बताओ? तिब्बत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक है मानसा। मानसा के जीवन पर किताब लिखी आपको पता है, क्या नाम है? कवि भरत के द्वारा, मानवोदय काव्य। ठीक है। बाकी सबसे पहले शाह की उपाधि जोड़ने वाला राजा कौन है? बलभद्र शाह। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित है? आपने सुना होगा पप्पू कार्की के गीत भाई। तो किससे संबंधित है ये? संगीत से संबंधित है पप्पू कार्की। इनके आपने कुमाऊं के सुपरस्टार सिंगर थे ये, लेकिन अल्पकाल में ही इनके क्या हो गई है? डेथ हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत ही उभरते हुए कलाकार थे ये। पंवार वंश के शासनकाल में सूपकारपति, सूप से याद रखो, सूप पे नहीं आता ना डेली आप लोग, तो सूपकारपति का मतलब किससे संबंधित है? राजकीय भोजनालय का प्रभारी है सूपकारपति। ठीक है। नेक्स्ट, 87, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक बच्चों, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक भी कौन है आपके? शेखर पाठक। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन में अहम योगदान दिया। ठीक, ने डालियों का दगड़िया संघ बनाया। इसके अलावा तो चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ और देश बचाओ का क्या दिया था? नारा दिया था। ठीक है। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, रागी बच्चों किसे कहते हैं? मंडुआ, जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं कोदा। रागी को कहते हैं कोदा या मंडुआ। और इसका जो निर्यात होता है वो किस देश के लिए होता है? वो निर्यात होता है बच्चों जापान के लिए। किसके लिए? जापान के लिए इसका निर्यात करता है भारत। ठीक है। उत्तरांचल अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखो उत्तरांचल जो अधिनियम आया बच्चों वो आया आपका 2006 में, और तब उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके 2007 में क्या रखा गया? उत्तराखंड नाम रखा गया। उत्तरांचल नाम पहली बार कब दिया गया? तो उत्तरांचल नाम 1988 में विजयवाड़ा अधिवेशन में किसके द्वारा दिया गया बच्चों? भारतीय जनता पार्टी के नाम द्वारा दिया गया। जबकि उत्तराखंड नाम अगर पूछता है, उत्तराखंड नाम दिया गया 1948 में,
लेकिन सरकारी कागजों में इसका प्रयोग 1960 से किया गया। ठीक है, अगला सवाल, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती यानी एमसीटी और एमबीटी, तो एमसीटी और एमबीटी के बीच में कौन सा हिमालय है बच्चों? लघु हिमालय। उत्तराखंड के सारे पर्यटक स्थल कौन से हिमालय में है? उत्तराखंड के सारे पर्यटक स्थल आपके कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चाहे आपका रानीखेत हो, चाहे आपका मसूरी हो, चाहे आपका कोई सा भी पर्यटक स्थल हो उत्तराखंड का, ठीक, नैनीताल हो, सारे के सारे आपके मध्य हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो राजस्व पुलिस प्रणाली आपने को पता होगा 1874 में शुरू करते हैं कौन? हेनरी रैमजे के समय बच्चों, 1874 में। ठीक है, जबकि राजस्व यानी पटवारी के पद, जिसको हमने राजस्व पुलिस नाम दिया, पटवारी के पद का सृजन आपको पता होगा ट्रेल के समय 1819 में हुआ था। ठीक है, बाकी रैमजे ने अपने नाम पर एक नगर बसाया था जिसको हम कहते हैं बच्चों रामनगर। किसके नाम पर रखा गया? रैमजे के नाम पर रखा गया। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां स्थित है? देखो कलियासोड़ जो भूस्खलन क्षेत्र है बच्चों उत्तराखंड के कहां स्थित है? ये कलियासोड़ जो आपने पढ़ा होगा बीच में बहुत ज्यादा अभी भी बहुत खतरा बना हुआ है। चार धाम यात्रा में जब आप श्रीनगर से आगे जाओगे, धारी देवी मंदिर से आगे रुद्रप्रयाग के बीच में एक जगह पड़ती है कलियासोड़, तो हम उसको कहेंगे किस किस के बीच पड़ता है? ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य पड़ता है। बहुत ही डेंजर जोन है बच्चों, बिना बरसात में ही बहुत बड़े पत्थर गिरते हैं, बहुत डर बना हुआ रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? बताइए किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। कब हुई थी केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना? 1972 में। और यही 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गंगाराम और खीमादेव नामक दो सगे भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? बताइए कौन सा आंदोलन था इनमें से? नमक सत्याग्रह, ढोला पाली, कुली बेगार, या कौन सा आंदोलन था बच्चों? ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इस दौरान हुए थे ये गंगाराम और खीमराव। आपने सुना होगा सालम की क्रांति, और सालम की क्रांति में कौन शहीद हुए थे? सालम की क्रांति में हरिकृष्ण मणि और हरिकृष्ण बडोला, ये दोनों क्या हुए थे? शहीद हुए थे। बाकी कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत होती है 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर बीडी पांडे इसका प्रतिनिधित्व करते हैं कुमाऊं में, इसलिए इन्हें कहा गया कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी क्यों कहा गया? इस कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण। और गढ़वाल में करा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, इसलिए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बच्चों कहते हैं गढ़ केसरी। क्या कहते हैं? गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी किसे कहते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बाकी डोला पालकी आंदोलन आपने सुना होगा कि निम्न जाति के लोगों को डोला और पालकी में बैठने का जो अधिकार दिलाया था, वो अधिकार किसने दिलाया था? जयानंद भारती के द्वारा वो अधिकार दिलाया गया था। ठीक है, बाकी नमक सत्याग्रह आपका 1930 में, जिस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तराखंड में नमक बेच करके नमक अंग्रेजों के नमक सत्याग्रह को तोड़ा। उत्तराखंड से 3 लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। ये आपका होमवर्क है कि इसमें आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन से 3 लोग थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया, तो आपने बताना है। समझ गए? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न में से जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में बताइए। बताओ भाई, ये तो खुद ही बताइए, आप लोग कई बार पूछा जाता सवाल। ठीक, तो कौन सा है बताओगे? सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर
उत्तरकाशी, यह है इसका क्रम। ठीक है ना। 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितने है? तो वृद्धि दर बच्चों रहती है 19.17। ठीक है। ठीक। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? बताइए, ये आपके लिए अभी क्वेश्चन। कौन सी ऐसी जाति है जिसकी गणना प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? बताओ फटाफट, बताइए कौन सा है जिसकी गणना इसमें नहीं की जाती? आपने सुना होगा यहाँ गंधर रहते हैं, यक्ष रहते हैं, किन्नर, लेकिन सक तो बाद में आए ना। ठीक है। नेक्स्ट 98 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या कर लीजिए, सुमिलित दो। बताओ भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? भारतीय सैन्य अकेडमी बच्चों आपके देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, भेल हरिद्वार में है, और पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर। तो पहले क्या आएगा? 3, और 3 वाला एक ही है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3, फिर 1, फिर 2, और फिर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति है जो स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, यानी किसी स्थान के नाम पर उसकी जाति का हो रही है? तो एक कौन सी जाति है बच्चों? ब्राह्मणों की जाति है जोशी। ठीक। बाकी नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। एससी के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? एससी के लिए आपको पता होगा 3, और सबसे ज्यादा एससी की सीट कहां? आपके हरिद्वार में 3 सीटें। एससी की सर्वाधिक जो सीट है वो कहां है? हरिद्वार में। ठीक है। इसके अलावा एसटी की अगर सीट पूछता तो आपको पता है एसटी की 2 सीट है, एक चक्राता, एक नानकमत्ता में। ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो सॉल्यूशन यही क्या होता है, समापन होता है। ठीक। अब देखते हैं पिछले पेपर में बच्चों के परफॉर्मेंस। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर इससे पहले वाले बच्चों के पेपर के आपने मार्क्स देखा होगा जो आपका मंडे को हुआ था। तो देखो नवदीप के इस बार बहुत ही बढ़िया नंबर है बच्चों, 92.25, बहुत ही शानदार। यानी आपने इस बार बहुत अच्छी क्या करी है, मेहनत करी नवदीप। अंकित नौटियाल, अंकित के भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई, 80.5। बींग पहाड़ी भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 79.5। इसके बाद सुधांशु राणा 79.5, संदीप जुयाल 73.75, आरती भी 73.75, बाकी हिमांशु 71, आशीष 60.5, 65.5, प्रियंका रावत के 64.5, और अनु बिष्ट के 71.75। ठीक है। तो बच्चों ये आपकी इससे पहले टेस्ट सीरीज का रिजल्ट है टॉप 10 का। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको आंसर आपको जरूर चेंज करेंगे, अगर कहीं ऐसा होता है देख करके बताएंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इसके बाद।